हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यूनिट 3 चैप्टर नंबर 5 जुडिशरी का पार्ट 2। तो बच्चों, होप सो कि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा। आज की वीडियो में थोड़ा लेट हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तो हमारा पढ़ना स्टार्ट ही हुआ है। रात का जो हमारा सेशन चलता है और वो रात 12 बजे तक तो एटलीस्ट सभी बच्चों का चलता ही है। तो चलिए आज आप रात में ही जो है लर्न साइंस की वीडियो को देख लीजिएगा। तो बच्चों, आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा तो आप लोग इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, तभी आपको पार्ट सेकंड समझ में आएगा। तो हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा था? हम लोग जुडिशरी यानी अदालती निजाम के बारे में पढ़ रहे हैं, न्याय तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे इंडिया के जस्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि आज के लिए तो काफी, आज के टाइम पे क्या, हमेशा ही जब से हमारी जुडिशरी बनी है, जब से हमारा इंडिया हमारे हाथों में आया है, तब से ये चीज बहुत मायने रखती है। और इसको हमने अपने हाथों में लाने के लिए एक ऐसी जुडिशरी जिसमें इंसाफ हो, एक ऐसी अदालत जहां सच में इंसाफ हो, ऐसी अदालत को पाने के लिए हम लोगों ने सदियों जो है जद्दोजहद की है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने काफी लड़ाई की है, इसके लिए काफी मेहनतों के बाद ये चीज हमारे हाथ में आई है। तो चलिए, इसको समझना तो आपके लिए बहुत जरूरी है। हम लोगों ने हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में जो है व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी के, इंडिया में जो जुडिशरी उसका क्या क्या रोल है उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, झगड़े सुलझाना, जुडिशियल रिव्यू देना और अपहोल्डिंग लॉ को बनाए रखना एंड इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। और फिर हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो हमारी इंडिया की इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी आजाद जो अदालती निजाम है वो क्या है। कोर्ट सिस्टम जो है वो हमारा बिल्कुल आजाद है, किसी पॉलिटिकल लीडर के अंतर्गत नहीं है, किसी दूसरे गवर्नमेंट, किसी ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी लॉ से बड़ा, कोई भी अदालत से बड़ा नहीं है। अगर अदालत भी इनके लिए कोई सजा सुना दे तो इनको भी सजा होगी और इनको वो सजा माननी जरूरी होगी। तो चलिए बच्चों, आप लोग उस पार्ट को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या फिर आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, कि हमारे जो इंडिया में जो कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी ढांचा जो पूरा कोर्ट का कैसा है वो। तो चलिए कैसा है देख लेते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट है, यानी अब ये बात जान लीजिए कि हमारी कंट्री में कितने लेवल्स है कोर्ट की? 3 है और वो तीनों डिफरेंट है। दीज आर several courts at the lower level while there is only one at the apex level। lower levels पर कई सारी कोर्ट्स है, जबकि apex level पर सिर्फ एक ही कोर्ट है। the court that most people interact with are what are court subordinate और district court। और वो कोर्ट जिससे सबसे ज्यादा लोग इंटरेक्ट करते हैं वो कोर्ट्स कहलाती है सबॉर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सभी डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होती है, आप लोगों ने भी देखा होंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट में भी होगी। दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल और इन टाउन्स एंड दे हेयर मेनी काइंड्स ऑफ केसेस। और ये यूजुअली, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे या फिर टाउन्स में भी होती हैं और ये डिफरेंट टाइप के बहुत सारे केसेस को सुनती हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट दैट आर प्रेसिडेंट ओवर बाय डिस्ट्रिक्ट जज। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सभी स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड हैं और जो उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट की जाती है, यानी वो संचालित की जाती है या वो शासित की जाती है डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा से। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट होती है उसमें डिस्ट्रिक्ट जज होता है, उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, जो वहां के मेन जज होते हैं। ईच स्टेट हैज अ हाई कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। सभी स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होती है और हाई कोर्ट जो है वो किसी भी स्टेट की सबसे हाईएस्ट कोर्ट होती है। एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इज प्रेसिडेंट ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सबसे टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट, जो कि कहाँ है? न्यू दिल्ली में है और ये प्रेसिडेंट की जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। और जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेती है उसको जो इंडिया की दूसरी सभी कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जितनी कोर्ट्स हैं सबको मानना जरूरी है, मानना मस्ट है, वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो बच्चों, ये था हमारे स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट। अब देखिए
ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट है जो कि बिल्कुल एक पिरामिड की तरह है। और इसी तरह लोअर कोर्ट पे लोअर जो लेवल है, लोअर जो कोर्ट है, यहाँ पे बहुत सारी कोर्ट्स होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कई सारी। ऊपर जाते जाते और सुकड़ता जाता है और यानी जैसे कि हमने पढ़ा था कि लोअर लेवल पर कई सारे कोर्ट्स है, सेवरल कोर्ट्स है, जबकि सुप्रीम कोर्ट, जबकि सबसे एपेक्स लेवल पर सिर्फ एक ही कोर्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट। और लोअर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे होती है, हाई कोर्ट हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया की एक सुप्रीम कोर्ट है। ये एक पिरामिड की तरह हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट है हमारे इंडिया का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर दिस डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर? यस, ये क्वेश्चन है कि क्या ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट से क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है? यस दे आर, जी हाँ, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है सभी। इन इंडिया वी हैव एन इंटरग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हमारे इंडिया में हमारे पास इंटरग्रेटेड यानी एकीकृत जुडिशियल सिस्टम है। अब ये एकीकृत या इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम किसको बोलते हैं? तो यहाँ आपको बताया गया है, मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। इसका मतलब ये है कि जो डिसीजन हायर कोर्ट लेंगी किसी भी, यानी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट कोई फैसला लेगी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितनी उसके नीचे की कोर्ट से उसको मानना जरूरी होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेगी तो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सभी को मानना जरूरी होगा। Another way to understand this integration is through the appellate system that exists in India। और दूसरा इस इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं हम एपेलेट सिस्टम के जरिए से, जो कि हमारे इंडिया में प्रचलित है। एपेलेट सिस्टम होता है बच्चों अपील करने का सिस्टम। अब अपील करना क्या होता है? अपील करने का मतलब होता है कि अगर बाय चांस मतलब कोई आपके यहाँ कोई केस हो जाता है तो आप सबसे पहले जाके अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप उसका केस दायर करवाएं। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई फैसला आता है, आपको वो लगता है कि वो फैसला जो है सही नहीं है, तो फिर आप उसको हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं उस फैसले के खिलाफ कि ये फैसला सही नहीं है। और अगर हाई कोर्ट का जो फैसला आता है और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हाई कोर्ट का भी फैसला नहीं है, फैसला सही नहीं है, तो आप उसके खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये है हमारे इंडिया का एपेलेट सिस्टम। दिस मीन दैट अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। मतलब वही बात हो गई। अब चलिए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय एपेलेट सिस्टम बाय ट्रैकिंग अ केस। अब हम इस एपेलेट सिस्टम से हम क्या मतलब लेते हैं, इसको एक केस को ट्रैक करते हुए हम इस एपेलेट सिस्टम को यानी अपील करने के सिस्टम को समझेंगे। केस है स्टेट दिल्ली वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स 1985 फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट से ये केस जो है जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। किस तरह इस केस में अपील हो रही है उसको हम एपेलेट सिस्टम को समझेंगे इस केस को ट्रैक करते हुए। तो चलिए देख लेते हैं केस। तो बच्चों ये पूरा केस है, कहानी की तरह कहानी तो नहीं है, हकीकत है, सच की बहुत दुखद कहानी है, जो कि हमारे इंडिया में इस तरह की कहानियां हर रोज ऐसा होते रहता है, आज भी ऐसा होता है। आप पढ़े लिखे सिटीजन हैं, आप ऐसा मत कीजिएगा। और अगर आप वुमेन हैं तो वुमेन को चाहिए कि वो वुमेन्स को सपोर्ट करे, तभी वुमेन्स आगे बढ़ सकती हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखिए। इफ यू अगर आप कि कोई आपके घर में कोई भाभी है तो आप उनका सपोर्ट कीजिए। अगर उनके साथ कुछ बुरा किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मतलब ऐसा तो होता नहीं होगा, लेकिन अगर आपके भाई उनके साथ बुरा करते हैं या आपकी मॉम उनके साथ कुछ करती है तो आप उनको समझाइए कि सही नहीं है, क्योंकि आप खुद एक बेटी हैं, आप खुद दूसरे घर में जाएंगे। तो वुमेन्स के आगे बढ़ने के लिए, वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए वुमेन्स सपोर्ट वुमेन बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये सारी चीजें हम जो इस केस को पढ़ने जा रहे हैं, हम बेसिकली इसको एपेलेट सिस्टम को समझने के लिए पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ये केस जो है हमारी इंडिया के हर रोज डेली न्यूज़पेपर में इस तरह के हम लोग केसेस पढ़ते हैं। तो चलिए अब एपेलेट सिस्टम को इस केस के जरिए से समझ लेते हैं। तो मैं आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ कि इस केस में हो क्या रहा है। 19 फरवरी 1980 की बात है। लक्ष्मण कुमार की जो शादी हुई एक 20 साल की लड़की सुधा गोयल से हुई। और ये सब सुधा गोयल और लक्ष्मण कुमार एक दिल्ली के फ्लैट में रहते थे, लक्ष्मण की फैमिली और उसके ब्रदर के साथ। ऑन 2 दिसंबर 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न। 1980 में सुधा की जो है
दो दिसंबर 1980 को, फेब 1980 में उसकी शादी होती है, दिसंबर 1980 को सुधा की मौत हो जाती है हॉस्पिटल में जलने की वजह से। हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन कोर्ट। उसकी सुधा की फैमिली यानी सुधा के मम्मी पापा कोर्ट में एक केस को फाइल करवाते हैं। व्हेन दिस केस वाज हेयर्ड इन द ट्रायल कोर्ट, और जब ये केस ट्रायल कोर्ट में सुना जाता है, 4 ऑफ हर नेबर्स वर कॉल्ड इन एज विटनेस, तो उसके नेबर्स को गवाह के तौर पे बुलाया जाता है। दे स्टेटेड दैट ऑन द नाइट ऑफ दिसंबर 1, वो बयान देते हैं कि 1 दिसंबर की रात को दे हैड हियर्ड सुधा स्क्रीम एंड हैड फोर्स देयर वे इनटू लक्ष्मण फ्लैट, कि उन्होंने सुधा की चिल्लाने की आवाज सुनी और वो सब जो है लक्ष्मण के फ्लैट की तरफ भागे। देयर दे सा सुधा स्टैंडिंग विद हर साड़ी इन फ्लेम्स, वहां देखा कि सुधा जो है अपनी जलती हुई साड़ी के साथ खड़ी हुई है। दे एक्सटिंग्विश द फायर बाय रैपिंग सुधा इन अ गनी बैग एंड अ ब्लैंकेट, उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की, सुधा को गनी बैग और ब्लैंकेट में लपेट के उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की। सुधा टोल्ड देम दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला हैड poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. Of course, कि जो सुधा ने उनको बताया कि उनकी मदर इन लॉ यानी उनकी सास यानी उनके हस्बैंड की मॉम ने, शकुंतला ने उसके ऊपर केरोसिन का तेल डाला, उसके हस्बैंड लक्ष्मण ने जो है आग को जलाया। ड्यूरिंग द ट्रायल, मुकदमे के दौरान, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में समझाया गया है। जो ये ट्रायल कोर्ट का नाम लिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाया गया है, तो पहले समझ लीजिए फिर हम केस को आगे बढ़ाएंगे। The subordinate court is more commonly known by many different names. Okay, these include the trial court or the court of district. अब डिस्ट्रिक्ट जज, द एडिशनल सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज, ये सारे जो है इसमें इंक्लूड्स हैं। अब चलिए ड्यूरिंग द ट्रायल, अब मुकदमे को आगे बढ़ाते हुए, मुकदमे के दौरान मेंबर्स ऑफ सुधा's फैमिली एंड नेबर स्टेटेड दैट सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू torture by her in-laws and that they were demanding more cash, a scooter, a fridge on the birth of the first child. यानी ट्रायल के दौरान सुधा, उसकी फैमिली और उसके पड़ोसियों ने भी इस बात की गवाही दी कि सुधा को जो है परेशान किया जाता था। उसके फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ के मौके से उससे फ्रिज, स्कूटर और ज्यादा कैश की उससे डिमांड की जा रही थी। उसके ससुराल के लोग जो है उसके मांग रहे थे एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस। अब लक्ष्मण ने अपने डिफेंस में क्या कहा, अब लक्ष्मण की साइड वाले लोगों ने यानी लक्ष्मण शकुंतला ने अपने सफाई में क्या कहा, लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड दैट सुधा सारी हैड एक्सीडेंटली caught फायर व्हाइल शी वाज हीटिंग मिल्क। लक्ष्मण और उसकी माँ ने कहा कि सुधा को हमने जलाया नहीं है, बल्कि सुधा की साड़ी में खुद एक्सीडेंटली जब वो दूध गर्म कर रही थी तो उसमें आग लग गई थी, इसलिए जो है वो जल गई। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस, तमाम सबूतों के आधार पर, बुनियाद पर, द ट्रायल कोर्ट कन्वेक्टेड लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्रा। ट्रायल कोर्ट ने लक्ष्मण, उसकी मदर शकुंतला और उसके ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्रा को मुजरिम करार पाया एंड सेंटेंस ऑल 3 ऑफ देम टू डेथ, और उन तीनों को मौत की सजा सुनाई। किसने? ट्रायल कोर्ट ने यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। In November 1983, the 3 accused went to High Court to appeal against this verdict of the trial court. वो तीनों यानी शकुंतला, लक्ष्मण और सुभाष चंद्रा ने हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। The High Court, after hearing the arguments of all the lawyers, हाई कोर्ट ने सभी लॉयर्स के आर्गुमेंट को सुनने के बाद decided that Sudha had died due to an accidental fire caused by kerosene stove. उसने ये फैसला सुनाया कि सुधा की जो है सच में किसी एक्सीडेंटल फायर के, जो केरोसिन स्टोव था उससे एक्सीडेंटली फायर की वजह से सुधा की मौत हो गई। लक्ष्मण, शकुंतला, सुभाष चंद्रा वर एक्यूटेड। लक्ष्मण, शकुंतला, सुभाष चंद्रा को बरी कर दिया, इट मींस विमुक्त कर दिया, उनको आजाद कर दिया, यानी इनका कोई कसूर नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यू रिमेम्बर द फोटो एसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन योर क्लास 7th बुक। आप लोगों ने क्लास 7 के बुक में आपके वुमेन्स मूवमेंट की जो फोटो होंगे वो आपको याद होंगे। यू रीड about how in 1980s women's group across the country spoke out against the dowry death। आप लोगों ने पढ़ा था किस तरह 1980s में जो वुमेन्स ग्रुप हैं उन्होंने
डोगरी डेथ के खिलाफ जो है पूरे देश भर में आवाज उठाई थी। दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट्स टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि क्यों कोर्ट्स ऐसे फैसलों को, ऐसे क्राइम को रोकने में क्यों फेल हो गई है, क्यों वो सही फैसले नहीं सुना रही। द अबव हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड वुमेन एंड दे हेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन एंड फाइल्ड अ सेपरेट अपील अगेंस्ट दिस हाई कोर्ट एंड डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन्स लॉ। और ये जो हाई कोर्ट के, जो सुधा गोयल के मसले में जो हाई कोर्ट का जो फैसला है, इसने वुमेन्स को और ट्रबल में डाल दिया और इसके लिए उन्होंने अलग से एक फाइल अपील की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। जो वुमेन्स लॉयर है, पूरी इंडिया की जो वुमेन्स लॉयर का जो फेडरेशन उनका संघ है, उसके द्वारा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ जो है अपील की, हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील की। इन 1985 द सुप्रीम कोर्ट हेard दिस अपील अगेंस्ट द एक्यूटल ऑफ लक्ष्मण एंड द 2 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपील सुना, जो ये लक्ष्मण और उसकी जो 2 अदर मेंबर्स थे फैमिली के, उनको जो बरी कर दिया गया था उसके खिलाफ। द सुप्रीम कोर्ट हेard आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर्स एंड रीच अ डिसीजन दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो है दोनों लॉयर्स के जो है आर्ग्यूमेंट्स को सुना, उसके बाद वो एक ऐसे फैसले पर पहुंची जो कि हाई कोर्ट के फैसले से बिल्कुल डिफरेंट था। दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी। उसने लक्ष्मण और उसकी मदर की क्राइम को पाया कि उन्होंने जाना कि हाँ इन्होंने क्राइम किया है, बट एक्यूटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष, बट जो है ब्रदर इन लॉ सुभाष को बरी कर दिया बिकॉज दे हैव डिड नॉट हैव इनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसके खिलाफ जो है मुकम्मल सबूत नहीं थे, सबूतों की कमी के कारण जो है उसको बरी कर दिया। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द एक्यूज्ड टू प्रिजन फॉर लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई, यानी जिंदगी भर जेल में जाने की सजा सुनाई। तो होप्स हो कि बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस तरह अपील सिस्टम, अपीलेट सिस्टम को आपने देखा कि किस तरह जब लोअर कोर्ट के फैसला सही नहीं लगा तो हाई कोर्ट में फैसला सुनाया, अपील की गई। जब हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं लगा तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और इंसाफ मिल गया। तो बच्चों होप्स हो कि आप लोगों को अपीलेट सिस्टम काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का सेकंड टॉपिक है हमारा, अब हम लीगल सिस्टम पे आ गए हैं। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। जैसे कि अब तक हम लोग लीगल इलीगल की काफी बात करते हुए आ गए, अब हम लीगल सिस्टम की डिफरेंट ब्रांचेस क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। द अबव केस ऑफ द डोगरी डेथ फॉल्स विद इन व्हाट इज कंसिडर्ड अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड इज अ वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। जो ऊपर का हमने डोगरी डेथ का जो केस देखा, ये किसके अंतर्गत आता है, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी का, और ये क्रिमिनल लॉ का वायलेशन, यानी जो क्रिमिनल लॉज है उसका वायलेशन हो रहा है यहाँ पर। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉज के अलावा द लीगल सिस्टम आल्सो डील्स विद सिविल लॉ केसेस। लीगल सिस्टम में सिविल लॉ केसेस के बारे में भी बताया गया है। यू रीड इन चैप्टर 4 ऑफ हाउ अ न्यू सिविल लॉ वाज पास्ड इन 2006 टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक सिस्टम। जैसे कि हम लोगों ने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह एक न्यू सिविल लॉ प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस 2006 जो है किस तरह पास हुआ था। लुक एट द फॉलोइंग टेबल टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। अब हम नीचे एक टेबल दी गई है, उसके जरिए से कुछ डिफरेंसेस क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बीच में जो सिग्निफिकेंट्स हैं उसके जरिए से हम डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। हमें पता लगेगा कि क्या क्राइम जो है वो सिविल लॉ में आता है और क्या क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आता है। तो चलिए देख लेते हैं। Criminal law deals with conduct or act that deals with any harm or injury to right law defined as offenses। यानी किसी भी बर्ताव को और या किसी भी कोई भी बिहेवियर या किसी भी एक्ट के बारे में ये बताता है, और ये बताता है किसी भी हार्म और इंजरी के बारे में, और किसी भी हार्म और इंजरी को मतलब उसको क्राइम घोषित करने के बारे में ये जो राइट्स वाले लॉ हैं उनके बारे में ये हमें डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या। डिस्प्यूट थेफ्ट, जैसे कि चोरी का मसला हो गया। हैरेसिंग वुमेन, किसी वुमेन को हैरेस करने का मसला हो गया। टू ब्रिंग मोर रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंडलॉर्ड, यानी लैंड की जो जमीन वगैरह के सेल करने की जो ज्यादा पैसे मांगते हैं उस मसले में। परचेज ऑफ डॉवरी, जो दहेज मांगते हैं उसके मसले में। मर्डर केस हो गया। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, क्रिमिनल लॉ के अंदर आती हैं। और सिविल लॉ क्या है, डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस, यानी किसी भी हार्म और इंजरी को जो
उसको एक क्राइम करार देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडिविजुअल गुड्स, लोगों के सामानों का मसला हो गया, रेंट मैटर्स, किराए के मसले हो गए, डिवोर्स केसेस, ये सारी सिविल लॉ के अंतर्गत आती हैं। अब नंबर 2 इसका केस कैसे स्टार्ट होता है तो देख रहे थे। इट यूजुअली बिगिन विद द लॉजिंग ऑफ एंड पिटिशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद द रिलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली। ये जो बेसिकली ये केस स्टार्ट होता है, एक पिटिशन दाखिल की जाती है, फाइल की जाती है FIR कराने से पहले रिलेवेंट कोर्ट में जो अफेक्टेड पार्टी होती है उसके जरिए से। पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच केस सेज फाइल इन कोर्ट। जब ये कोर्ट में फैसला लिखवाया जाता है तो पुलिस उसके बाद से इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है। और सिविल लॉ में क्या होता है, अ पिटिशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली। एक पिटिशन फाइल करवाई जाती है रिलेवेंट कोर्ट में अफेक्टेड पार्टी के द्वारा। इन अ रेंट मैटर आइदर अ लैंडलॉर्ड, यानी कोई भी किराए का मसला हो या लैंडलॉर्ड का भी कोई मसला हो, टेनेंट कैन फाइल अ केस। टेनेंट जो है यानी किराएदार जो है वो केस को फाइल करवा सकता है। और नंबर 3 क्रिमिनल लॉ में इफ फाउंड गिल्टी, अगर जुर्म पाया जाए यानी पता लग जाए कि इस आदमी ने ये गिल्टी की है, ये गलत काम किया है, द अक्यूज्ड कैन बी सेंट जेल एंड आल्सो बी फाइंड। तो उस आदमी को जो है डायरेक्टली जेल भेजा जाएगा और उसको फाइन भी लग सकता है। अब वो जेल में मतलब जिंदगी भर के लिए भेजा जाए, जैसा क्राइम होगा वैसा उसकी सजा होगी। द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक। और सिविल लॉ में क्या होता है, अगर पता लग जाए कि हुआ है कुछ मतलब सच में ऐसा मामला है, द कोर्ट गिव द स्पेसिफिक रिलीज आज फॉर, कि अगर कोई टाइम मांगे तो कोर्ट उसको वो टाइम देती है। फॉर इंस्टेंट इन अ केस बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट, अगर कोई लैंडलॉर्ड और टेनेंट के यानी मकान मालिक और किसी किराएदार के बीच में कोई मसला हो जाए, द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वैकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड। तो कोर्ट इस बात का ऑर्डर दे सकती है, यानी कोर्ट डायरेक्टली जेल में नहीं दाखिल करती सिविल लॉ में कि फ्लैट को खाली करो और जो जितना किराया पेड रेंट है उसका भुगतान करो। तो इसका ये सिविल लॉ की सजा हुई। ये क्रिमिनल लॉ में तो डायरेक्टली अगर इफ फाउंड गिल्टी वो डायरेक्टली जेल में ही जाते हैं। तो बच्चों होप्स हो कि आप लोगों को क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ की थोड़ी थोड़ी पहचान हो गई होगी, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया होगा दोनों से। तो चलिए अब इसी पर आधारित हमारे पास है एक ये एक्सरसाइज। तो चलिए देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन द बिलो बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। अब आप क्या समझे क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। डिस्क्रिप्शन ऑफ वायलेशन, यहाँ पे वायलेशन के बारे में, या ब्रांच ऑफ लॉ, किस ब्रांच ऑफ लॉ से ये केस जो है रिलेवेंट है, सिविल लॉ से है कि क्रिमिनल लॉ से। प्रोसीजर टू बी फॉलोड, अब इसके केस अगर लिखवाया जाएगा तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो भी लिखिए। तो यहाँ पे केस दिया गया है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर परसिस्टेंटली हैरेस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ बॉयज व्हाइल वॉकिंग टू स्कूल। के एक ग्रुप ऑफ गर्ल को हैरेस किया जाता है एक ग्रुप ऑफ बॉय के द्वारा जो वो स्कूल जा रही थी। तो ये किस में आया, किस ब्रांच ऑफ लॉ में आया, तो जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी कि हैरेसिंग अ वुमेन, तो ये आया किसमें, ये आया वो क्रिमिनल लॉ में। दिस केस इंक्लूडेड इन क्रिमिनल लॉ। और प्रोसीजर वही, इट यूजुअली बिगिन विद द लॉजिंग ऑफ एन पिटिशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद द रिलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली, जो हमने पढ़ा। अब दूसरा मसला है, अ टेनेंट हु इज बीइंग फोर्स्ड टू मूव आउट फाइल्स अ केस इन अ कोर्ट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। एक किराएदार है जिसको जबरदस्ती बाहर निकलने के लिए यानी घर खाली करने के लिए जबरदस्ती, मतलब उसका भी टाइम भी नहीं हुआ, उससे कहा जा रहा है, तो वो लैंडलॉर्ड के मकान मालिक के खिलाफ जो है एक केस को फाइल कराता है कोर्ट में। तो ये मसला हुआ किसका, सिविल लॉ का। और इसमें जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो यही, अ पिटिशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली। तो बच्चों होप्स हो कि आप लोगों को सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ की थोड़ी थोड़ी पहचान हो गई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। होप्स हो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर न्यू हैं तो हमारे चैनल लर्न साइंस को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।